एक भेड़ सबकी आंखों के सामने आगे बढ़ रही होती है। अगले ही पल दोनों तरफ की भारी दीवारें उसे तुरंत कुचल देती हैं। और ये तो उस खजाने के पहले स्तर की सिर्फ शुरुआत थी। जैसे ही कोई ऐसी जगह पर कदम रखता है जिसका वजन 4 किलोग्राम से ज्यादा हो, उसके लिए मौत से बचना लगभग नामुमकिन था। इस समय सभी लोग असमंजस में पड़ जाते हैं। तभी होशियार दा विंची एक ऐसी छोटी गाड़ी बनाने की योजना बनाता है जो लकड़ी की मदद से अपने आप चल सके। यानी इस असंभव चुनौती को इंसानों की जगह वही गाड़ी पूरा करेगी। कुछ ही देर में सारे गियर और पुर्जे जोड़कर दा विंची इतिहास की पहली सेल्फ ड्राइविंग गाड़ी तैयार कर देता है और उसका वजन सिर्फ 4 किलोग्राम था। इसके बाद दा विंची गाड़ी में एक हेयरपिन जैसा स्प्रिंग लगाता है और उसे सामने मौजूद तंत्र की तरफ चलाता है। उस पल सभी लोग अपनी सांस रोककर उसे देखने लगते हैं। लेकिन जैसे ही गाड़ी फिनिश लाइन के करीब पहुंचती है, सामने एक ढलान आ जाती है। अगर गाड़ी उस ढलान से नीचे फिसलती तो गुरुत्वाकर्षण के कारण उसकी रफ्तार बढ़ जाती और जाल सक्रिय हो जाता। तभी दा विंची अपनी जान जोखिम में डालकर स्प्रिंग का दबाव बढ़ाता है और आखिरकार छोटी गाड़ी को आगे तक पहुंचाने में सफल हो जाता है। इसके बाद दा विंची तेजी से गाड़ी के पीछे लगे झूलते हुए हिस्से को सक्रिय करता है। वो सीधा पत्थर के दरवाजे के बीचों बीच जाकर टकराता है और हजारों साल पुराने उस दरवाजे के पहली बार खुलते ही सभी लोग दा विंची की बुद्धिमानी देखकर हैरान रह जाते हैं। दा विंची ध्यान से देखता है कि सभी तालों को एक खास पैटर्न में सजाया गया है। उसे लगता है कि इन सब में सिर्फ एक ताला ऐसा है जो इस पूरी व्यवस्था की मूल कुंजी है। वो चाबी को उस ताले में डाल देता है, लेकिन अगले ही पल दीवार बुरी तरह हिलने लगती है और उसमें से काला पानी बाहर निकलने लगता है। तंत्र सक्रिय होते ही दा विंची के नीचे का पत्थर का पुल आगे की तरफ खिसकने लगता है। अगर ये इसी तरह चलता रहा तो कुछ ही देर में सभी लोग खाई में गिर जाएंगे। महिला पुजारी घबराकर पीछे भागने लगती है, लेकिन दा विंची खजाने को हासिल किए बिना वापस लौटने के लिए तैयार नहीं होता। तभी उसकी नजर पड़ती है कि हर ताले पर एक सितारे का निशान बना है, जबकि सिर्फ एक ताले पर सूरज का निशान है। दा विंची फिर से उसी ताले में चाबी डालता है, लेकिन इस बार तंत्र और भी तेजी से सक्रिय हो जाता है। दा विंची फिर भी शांत रहता है और सोचता रहता है। तभी उसे एक बेहद महत्वपूर्ण बात समझ आती है। हर पंक्ति में तालों की संख्या एक निश्चित क्रम में है, लेकिन कुल संख्या 100 नहीं हो सकती। असल में यहाँ 101वां ताला होना चाहिए, यानी एक ताला कहीं छिपा हुआ है। और अगर पत्थर की प्लेट पर सूरज का निशान मौजूद है तो उसके नीचे कहीं चांद के निशान वाला ताला भी जरूर होगा। दा विंची अपनी जान जोखिम में डालकर नीचे जाता है और आखिरकार उसे 101वां छिपा हुआ ताला मिल जाता है। वो तुरंत उसमें चाबी डालता है। चाबी घुमाते ही अगले ही पल पूरा तंत्र बंद हो जाता है। अब सिर्फ आखिरी स्तर बचा था। तीसरे स्तर के स्टील के दरवाजे पर केवल 2 ताले थे। एक आदमी को यह आसान लगता है, उसके हिसाब से 2 तालों में से कम एक सही तो होगा ही। वो दा विंची के हाथ से चाबी छीनकर जोखिम उठाने वाला होता है, लेकिन तभी उसका साथी उसे रोक देता है। वो कहता है कि पिछले दोनों स्तर इतने खतरनाक थे तो तीसरा स्तर इतना आसान नहीं हो सकता। वो चाबी उसे जांचने के लिए मांगता है। पता चलता है कि वो एक ताला बनाने वाले परिवार से आया था और हर तरह की चाबी को समझने में माहिर था। कुछ देर जांच करने के बाद उसने चाबी को 2 हिस्सों में बांट दिया। अब उनके पास 200 चाबियां थीं। उन्हें लगा कि शायद दोनों तालों में एक साथ चाबी डालकर घुमाने से दरवाजा खुल जाएगा, लेकिन जब दोनों ने एक साथ चाबी घुमाई तब भी स्टील का दरवाजा नहीं खुला। लगता था कि उन्होंने कोई जरूरी कड़ी मिस कर दी थी। तभी दा विंची की नजर सामने चमकते हुए एक गोलाकार गोले पर पड़ती है और वो कुछ पल के लिए उसे ध्यान से देखने लगता है। अचानक उसे पूरी बात समझ आ जाती है। स्थानीय लोगों की सूर्य देवता से जुड़ी मान्यता को ध्यान में रखते हुए दा विंची समझ जाता है कि जब उस चमकते हुए गोले की रोशनी दोनों तालों पर एक साथ पड़ेगी तभी तंत्र सक्रिय होगा। दोनों चाबियां एक साथ घुमा दी जाती हैं और इस बार स्टील का दरवाजा खुल जाता है। लेकिन अगले ही पल जैसे ही उन्होंने चाबियां छोड़ दी, दरवाजा फिर बंद होने लगा। इसका मतलब था कि दरवाजा खुला रखने के लिए किसी को लगातार दोनों चाबियां पकड़े रहना होगा। इसलिए पीछे मौजूद दोनों साथी वहीं रुक जाते हैं और दा विंची तथा बोजू आखिरी स्तर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अंदर कोई लंबा रास्ता नहीं था। चारों तरफ सिर्फ एक विशाल गुफा थी और गुफा के बीचों बीच सोने से बना एक विशाल टावर जैसा ताबूत रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे स्थानीय लोगों का असली खजाना इसी के अंदर छिपा हो। लेकिन दा विंची को डर था कि अगर उन्होंने स्थानीय लोगों के लिए खजाना ढूंढ भी लिया तो उनके लिए इसके बाद कोई उपयोग नहीं बचेगा और तब उनके सामने सिर्फ मौत का रास्ता होगा। जब वे गुफा के बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सामने कोई रास्ता नहीं, बल्कि एक ऊंची चट्टान का किनारा है। नीचे सिर्फ बादलों और धुंध से भरी गहरी खाई थी। अब वे यहां से निकलें तो कैसे? तभी दा विंची को एक तरकीब याद आती है। वो तुरंत अपने द्वारा पहले तैयार किए गए डिजाइन का नक्शा निकालता है
और दोनों साथियों को निर्देश देता है कि स्थानीय लोगों के आने से पहले उपलब्ध सामान से कुछ तैयार करें। उसे जमीन पर कुछ छोटे छोटे चुंबकीय गोले दिखाई देते हैं। वो तुरंत समझ जाता है कि शायद यही इस पहेली को हल करने की चाबी है। दोनों उन गोलों को उठाकर ताबूत में बने खांचों में लगाना शुरू करते हैं, लेकिन चाहे वे कितनी भी कोशिश करें, ताबूत पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। तभी दा विंची को मोनालिसा की पेंटिंग में छिपे 2 नंबर याद आते हैं, 7 और 2, और आखिरकार उसकी समझ में पूरी पहेली आ जाती है। कुछ ही देर बाद ताबूत का तंत्र सक्रिय हो जाता है, लेकिन जैसे ही ताबूत खुलता है, उसके अंदर से एक बोलने वाला यांत्रिक कान से आदमी सामने आता है। दा विंची अभी उससे बात करके इस रहस्य को समझने ही वाला था कि तभी रानी स्थानीय लोगों के साथ वहां पहुंच जाती है। अब उनके पास समय नहीं था। दा विंची को उस कान से आदमी को साथ लेकर अपने साथियों द्वारा तैयार किए गए भागने के साधन के जरिए चट्टान से छलांग लगानी पड़ती है। जैसे ही वो साधन हवा में खुलता है, पता चलता है कि वो एक पैराशूट था। आखिरकार दा विंची और उसके साथी स्थानीय लोगों से बच निकलते हैं और उस रहस्यमय कांस्य आदमी के साथ अपने अगले रोमांच की ओर निकल पड़ते हैं।